कुछ रातें कुछ रातें ऐसी होती हैं जिनके बाद कभी सवेरा नहीं होता। बचता है तो सिर्फ खौफ का वो गहरा अंधेरा जो पूरे शहर की रूह को कंपा देता है। जी, एक ऐसा खौफ जिसने लोगों को इतना डरा दिया था कि शाम ढलते ही सड़कें सूनी हो जाती थीं। मतलब मजबूत दरवाजों के पीछे भी लोग अपनी सांसें गिन रहे थे। बिल्कुल। इंडिया अनफिल्टर्ड में स्वागत है। आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का विषय बहुत ही अंधकारमय और गंभीर है। हम पुलिस रिकॉर्ड्स, अदालती दस्तावेजों और समकालीन रिपोर्ट्स के एक बड़े स्टैक का विश्लेषण कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ था, बल्कि इस बात की परतें खोलना है कि 1976 के उस दौर में पुणे जैसा शांत शहर अचानक खौफ के साए में कैसे धकेल दिया गया। हाँ, पुणे जिसे कभी पेंशनर्स पैराडाइज कहा जाता था। हम आज इस जांच में पीछे की ओर चलेंगे। मतलब हम अपराध के चरम से शुरुआत करेंगे और फिर उन हत्यारों के चेहरों तक पहुंचेंगे जो इतने अप्रत्याशित थे कि कोई सोच भी नहीं सकता था। सही कहा। तो चलिए उस रात से शुरू करते हैं जिसने इस अदृश्य खौफ को एक भयानक शक्ल दे दी। 1 दिसंबर 1976 की वो रात। जगह थी पुणे के पॉश इलाके भंडारकर रोड पर स्थित स्मृति बंगला। हमारे दस्तावेजों में उस रात के मंजर का जो वर्णन है वो किसी बुरे सपने से भी बदतर है। बिल्कुल। घर के अंदर विश्व प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान 88 वर्षीय काशीनाथ शास्त्री अभ्यंकर, उनकी 76 वर्षीय पत्नी इंदिराबाई, 60 साल की नौकरानी सकूबाई और उनके 2 जवान पोते पोती। धनंजय जो 19 साल का था और जय जो 21 साल की थी। मतलब एक ही रात में पूरे परिवार की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। और हत्या का तरीका देखिए, सभी के मुंह में कपड़े के गोले ठूसे गए थे और फिर नायलॉन की रस्सी से उनका गला घोंट दिया गया था। जो बात इन फाइलों में सबसे ज्यादा विचलित करती है वो ये है कि हत्यारों ने 21 वर्षीय जय को उसे निर्वस्त्र करके पूरे घर में कीमती सामान ढूंढने के लिए मजबूर किया था। ये बहुत ही क्रूर था। बहुत भयानक। और इसी वजह से पुणे में सिर्फ हत्याओं का डर नहीं था, बल्कि हत्या के इस बर्बर तरीके का खौफ था। सिनेमाघर खाली पड़े रहते थे, पुलिस पूरी तरह से दिशाहीन थी। क्योंकि हत्यारे कोई सुराग ही नहीं छोड़ रहे थे, है ना? जी। वे फिंगरप्रिंट से बचने के लिए रबर के दस्ताने पहनते थे। और सबसे अजीब बात, वे घटनास्थल पर बहुत ही तेज गंध वाला परफ्यूम छिड़क कर जाते थे। रुकिए, मुझे यहाँ एक बात समझनी है। 1976 का दौर, कोई इंटरनेट नहीं, कोई क्राइम शोज नहीं, तो उन्हें पुलिस की जांच प्रक्रियाओं के बारे में इतनी सटीक जानकारी कैसे थी? मतलब परफ्यूम छिड़कना ये कोई आम बात नहीं है। बिल्कुल। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि वे पुलिस की कार्यप्रणाली का बाकायदा अध्ययन कर रहे थे। उन्हें पता था कि पुलिस स्निफर डॉग्स यानी खोजी कुत्तों पर निर्भर है। अच्छा, तो परफ्यूम से कुत्तों की सूंघने की क्षमता वो भ्रमित हो जाती थी। हाँ बिल्कुल। तेज रसायन या परफ्यूम कुत्तों को सुन्न कर देता है। यह दिखाता है कि वो कितने कोल्ड ब्लडेड थे। मतलब पूरी तरह से संवेदनहीन योजना। बाप रे। और शहर में तो अफवाहें उड़ रही थीं कि ये किसी अंतर्राष्ट्रीय गैंग या किसी मनोरोगी सीरियल किलर का काम है। लेकिन हमारे स्रोतों में जो विरोधाभास है वो मुझे परेशान करता है। किस तरह का विरोधाभास? यही कि देखिए, घर से कीमती सामान तो लूटा गया था, लेकिन सिर्फ चोरी के लिए एक 88 साल के बुजुर्ग और पूरे परिवार को इस तरह से मारने की क्या जरूरत थी? यहीं पर आपराधिक मनोविज्ञान को समझना जरूरी हो जाता है। अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो समझ आएगा कि इन हत्याओं का असल मकसद सिर्फ लूटा गया पैसा नहीं था। तो फिर असली मकसद क्या था? मकसद था सुपीरियॉरिटी और नियंत्रण का एहसास। जब वे किसी के घर में घुसते हैं, उन्हें लाचार कर देते हैं, एक लड़की को निर्वस्त्र करके सामान ढूंढवाते हैं, तो वे दरअसल उस परिवार पर अपना पूर्ण मानसिक प्रभुत्व स्थापित कर रहे थे। मतलब वो एक तरह के सेंसेशन सीकिंग, रोमांच का मजा ले रहे थे। किसी इंसान को निर्वस्त्र कर देना उसे पूरी तरह से बेबस कर देता है। वो शोर मचाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। सही कहा। ये कोई यौन अपराध नहीं था, बल्कि ये मनोवैज्ञानिक तौर पर किसी की जिंदगी और मौत के मालिक बन बैठने का खेल था। उन्हें इसी बात में एक विकृत आनंद आ रहा था। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तो चलिए जांच के उस मोड़ पर चलते हैं जहां पुलिस ने अंतिम सुरागों से पीछे की ओर देखना शुरू किया। जब सच सामने आया तो उसने पूरे देश को सुन्न कर दिया। बिल्कुल। वे हत्यारे न तो अंडरवर्ल्ड के गुंडे थे, न ही कोई माफिया। वे पुणे के ही
अभिनव कला महाविद्यालय के 4 युवा कमर्शियल आर्ट स्टूडेंट्स थे। कला के छात्र, मतलब राजेंद्र जक्कल, जिसे वे अपना बॉस कहते थे, और उसके साथ दिलीप सुतार, शांताराम जगताप और मुनव्वर हारून शाह। जी, ये चारों एक खौफनाक दोहरी जिंदगी जी रहे थे। दिन में वो कॉलेज में कला सीखते थे और रात में वे एक डेथ स्क्वाड बन जाते थे। करवे रोड पर जैकल का एक टीन का शेड था जो इनका हेडक्वार्टर था। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मुझे इस मनोवैज्ञानिक छलांग को समझने में बहुत मुश्किल हो रही है। कला का काम तो जीवन और सुंदरता का निर्माण करना है। दिन में कैनवस पर रंग भरने वाले हाथ रात में किसी की सांसें कैसे छीन सकते हैं? ये समझना आम इंसान के लिए सच में मुश्किल है। देखिए, शुरुआत में वे शराब पीने, कैबरे देखने और महंगी लाइफस्टाइल के लिए सिर्फ 2 व्हीलर चुराते थे। दस्तावेजों में भी यही लिखा है। तो चोरी से सीधे सीरियल किलिंग? इसे साइकोलॉजी में हम अति आत्मविश्वास और साइकोपैथिक व्यवहार के रूप में देखते हैं। जब वे चोरियां करते और पकड़े नहीं जाते तो उन्हें लगने लगा कि वो कानून से बहुत ऊपर हैं और उनमें किसी भी तरह के अपराध बोध या सहानुभूति का पूरी तरह अभाव था। मतलब वो समाज के उसी हिस्से में पल रहे थे जो खुद को सबसे सुरक्षित मानता है, और अगले दिन कॉलेज जाकर ऐसे बर्ताव करते थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बिल्कुल, वे अपनी भावनाओं को पूरी तरह से अलग कर चुके थे, लेकिन उन्होंने अचानक से पूरे परिवारों को मारना शुरू नहीं किया था। हाँ, इनकी शुरुआत बहुत ही ठंडे दिमाग से की गई एक योजना के साथ हुई थी। जनवरी 1976 में, जब उन्होंने अपने ही एक सहपाठी प्रकाश हेगड़े का अपहरण किया। जी, प्रकाश के पिता का एक होटल था विश्व नाम से। पैसों के लिए उन्होंने प्रकाश को उठाया, उससे फिरौती की चिट्ठी लिखवाई। और चूंकि प्रकाश उन्हें जानता था तो वे उसे जिंदा छोड़ ही नहीं सकते थे। उन्होंने पहली बार उसी नायलॉन की रस्सी का इस्तेमाल किया, गला घोंटकर शव को लोहे के ड्रम में डाला, पत्थरों के साथ पेशे पार की झील में फेंक दिया। बिल्कुल, लेकिन यहाँ उन्होंने एक बहुत छोटी सी गलती भी की थी। चिट्ठी में उन्होंने प्रकाश से प्रकाश नाम के ही हस्ताक्षर करवाए थे, जबकि घर में सब उसे प्यार से देवदास कहते थे। तो उसके पिता को शक हो गया था कि चिट्ठी दबाव में लिखी गई है। काश पुलिस ने तभी इसे सिर्फ गुमशुदगी न मानकर गहराई से जांच की होती। हाँ, अगर ऐसा होता तो शायद पुणे आगे के इस खौफनाक सफर से बच जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे उनका अहंकार और बढ़ गया। फिर अगस्त में कोल्हापुर में उन्होंने एक और कोशिश की जो नाकाम रही। और उस नाकामी ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि उनकी खून की प्यास को और बढ़ा दिया। 31 अक्टूबर को उन्होंने विजयनगर कॉलोनी में अच्युत जोशी के घर पर पहला होम इन्वेजन किया। और वहां उन्होंने अच्युत जोशी, उनकी पत्नी उषा और उनके युवा बेटे आनंद को मार डाला। आनंद को भी निर्वस्त्र करके मारा गया था। वही रस्सी, वही क्रूरता। फिर 22 नवंबर को बाफना परिवार पर हमला विफल रहा और अंततः 1 दिसंबर को वो खौफनाक अभयंकर हत्याकांड हुआ, जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की। लेकिन हर अपराधी की तरह इनका अहंकार ही इनका काल बन गया। 23 मार्च 1977 को उन्होंने एक और हत्या की। अनिल गोखले की हत्या ना? हाँ, जो उनके ही एक दोस्त का भाई था। जी, उन्होंने शव को लोहे की सीढ़ी से बांधा और मुला मुठा नदी में फेंक दिया। उन्हें लगा ये भी कभी सत्ता पर नहीं आएगा। लेकिन नदी का बहाव तेज था, शव ऊपर आ गया, और जब इंस्पेक्टर माणिकराव दामे ने शव को देखा तो उन्हें एक बहुत ही खास चीज नजर आई। नायलॉन की रस्सी पर लगी वो विशेष गांठ। बिल्कुल, वही गांठ जो जोशी और अभ्यंकर परिवार की हत्याओं में मिली थी। यहाँ आकर बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। अगर वो कोई सुराख नहीं छोड़ रहे थे तो वही सेम गांठ क्यों लगाई? क्योंकि अति आत्मविश्वास में इंसान को लगता है कि कोई उसे पकड़ ही नहीं सकता। वो खुद को इतना बड़ा मास्टरमाइंड समझने लगे थे कि वे खुद पुलिस स्टेशन जाकर जांच की प्रगति के बारे में पूछताछ करते थे। क्या बात कर रहे हैं? मतलब वो सीधे पुलिस के सामने जाके उनसे ही केस के बारे में पूछ रहे थे। उनका ये घमंड ही भारी पड़ गया। जी। उनकी इसी जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी ने पुलिस का शक उन पर डाल दिया। इसके बाद पुलिस ने उनके साथियों सतीश गोरे और सुहास चांडक को हिरासत में लिया। हाँ, और जब गोरे के सामने उस विशिष्ट गांठ का जिक्र किया गया तो वो टूट गया। उसने सब उगल दिया और चांडक अप्रूवर बन गया। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? कि क्या संपूर्ण अपराध या परफेक्ट क्राइम जैसी कोई चीज वाकई होती है, या अपराधी का अपना अहंकार ही हमेशा उसके पतन का कारण बनता है? मुझे तो लगता है कि अहंकार ही उन्हें ले डूबता है। इनकी गिरफ्तारी के बाद मई 1978 में मुकदमा शुरू हुआ और सबूतों के आधार पर उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन उन्होंने सजा टालने के हर संभव प्रयास किए। मतलब उन्होंने अपने अंग दान करने की पेशकश कर डाली। हाँ,
और मुनव्वर ने तो जेल में कुरान का मराठी अनुवाद करने के नाम पर समय मांग लिया। और ये तो हद ही थी जब उन्होंने कहा कि फांसी दर्दनाक है, इसलिए उन्हें इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाया जाए। सोचिए, जिन लोगों ने बुजुर्गों और युवाओं को बेरहमी से तड़पा कर मारा, वो अपने लिए एक दर्द रहित मौत मांग रहे थे। लेकिन पुणे की नागरिकों ने भी ठान ली थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। मेडिकल एक्सपर्ट्स ने भी साफ कर दिया कि फांसी का तरीका विज्ञान के हिसाब से सही है। और अंततः न्याय ने अपना काम किया। 27 नवंबर 1983 को यरवादा सेंट्रल जेल में चारों को एक साथ फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। जक्कल, सुतार, जगताप और शाह। जिस निरपेक्षता के साथ उन्होंने अपराध किए थे, न्याय भी उतना ही सख्त था। उस दिन पूरे शहर ने राहत की सांस ली थी। बिल्कुल, एक बहुत ही खौफनाक अध्याय का अंत हुआ। लेकिन इस गहरी और खौफनाक चर्चा को हम एक ऐसे विचार के साथ खत्म करना चाहेंगे जो आज भी हमारे स्रोतों में दर्ज है। मुनव्वर शाह ने जेल में रहते हुए अपनी आत्मकथा लिखी थी जी, जिसका नाम था यस आई एम गिल्टी। और ये किताब प्रकाशित भी हुई। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है, जब कोई क्रूर हत्यारा अपने अपराधों पर किताब लिखता है तो क्या ये समाज के लिए एक चेतावनी का काम करता है, या फिर अनजाने में ही सही हम उन दरिंदों को अमर कर देते हैं जिन्हें इतिहास के सबसे अंधेरे पन्नों में दफन हो जाना चाहिए था। बिल्कुल, ये एक बहुत ही गंभीर दुविधा है जो हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ रहे हैं। इस विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली बार दस्तावेजों के एक नए स्टैक के साथ फिर मिलेंगे।